मैं मुश्ताक अहमद आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और अपने बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज बात करूंगा वक्फ बोर्ड के बारे में, क्योंकि वक्फ बोर्ड का मामला आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चाएं हो रही हैं और संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इसके साथ लगातार जुड़े रहेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। और मेरा सभी से अनुरोध है कि ये इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आइए सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ बोर्ड का मतलब क्या होता है, यानी वक्फ किसे कहते हैं। वक्फ का अर्थ होता है दान देना, यानी ऐसी संपत्ति या ज़मीन जो व्यक्ति अल्लाह को यानी ईश्वर को दान देता है। उस ज़मीन का मालिक कोई व्यक्ति या संस्था नहीं होती बल्कि अल्लाह होता है। आइए अब हम जानते हैं वक्फ बोर्ड के कार्य क्या हैं। पहला कार्य वक्फ बोर्ड का है कि जो मस्जिदें हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनका ध्यान रखना, उसमें लगातार उनको आबाद रखना, उसके इमामों को तनख्वाहें देना। नंबर 2, कब्रिस्तान वगैरह आदि का रखरखाव करना। नंबर 3, मज़ारों और सूफी संतों की जो जगह हैं उनको प्रोटेक्ट करना। नंबर 4, कल्याणकारी कार्य करना, जैसे कि रैन बसेरा वगैरह आदि बनाना। नंबर 5, शैक्षणिक संस्थाएं खोलना, जैसे कि कोई कॉलेज या कोई अन्य स्कूल वगैरह खोलकर मुस्लिम वर्ग के लिए कल्याणकारी कार्य करना, मुस्लिम वर्ग को आगे बढ़ाना। वक्फ बोर्ड में एक सर्वेयर होता है जो ये निश्चित करता है कि कौन सी ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, कौन सी ज़मीन वक्फ बोर्ड की नहीं है। उसके 3 आधार होते हैं। नंबर 1 वह संपत्ति जो व्यक्ति वक्फ बोर्ड को दान करता है। नंबर 2 ऐसी ज़मीन या संपत्ति जिसको मुस्लिम या मुस्लिम संस्था लंबे समय से उसका इस्तेमाल कर रही है। नंबर 3 सर्वे द्वारा सर्वे के माध्यम से वो ज़मीन जो कि वक्फ बोर्ड की पाई गई है या वक्फ बोर्ड की सिद्ध हुई है। इस तरह से वक्फ बोर्ड की संपत्ति का निर्धारण होता है। वक्फ बोर्ड का इतिहास दिल्ली सल्तनत से शुरू होता है, जब हम पहली बार हमें पाते हैं कि मोहम्मद गोरी ने मुल्तान की मस्जिद के नाम 2 गांव दान कर दिए थे, यानी वो वक्फ कर दिए थे। उसके बाद लगातार वक्फ का सिलसिला भारत में शुरू हुआ। ब्रिटिश काल में आकर 1913 में पहली बार वक्फ वैधीकरण अधिनियम लाया गया, जिसके तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। उसके बाद आज़ादी के बाद 1954 में वक्फ बोर्ड को स्वायत्तता दी गई। वक्फ अधिनियम सेंट्रल वक्फ काउंसिल की स्थापना की गई, जो कि केंद्रीय स्तर पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर वक्फ संपत्तियों के बारे में केंद्रीय सरकार को परामर्श देती है और वक्फ संपत्तियों को संचालन के लिए कार्य करती है। प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव के समय में वक्फ अधिनियम 1995 में लाया गया, जिसके अंतर्गत मुख्य कार्यकारी का प्रावधान किया गया और वक्फ को पूरी तरीके से एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया और सारी शक्तियों का निर्धारण किया गया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के कार्यों को बढ़ाया गया और राज्य स्तर पर बोर्डों का गठन किया गया। इस समय भारत में 32 वक्फ बोर्ड कार्य करते हैं, जिनमें से 2 शिया वक्फ बोर्ड हैं। इस तरह से वक्फ बोर्ड का एक बड़े स्तर पर संस्थागत तरीके से निर्माण किया गया और वक्फ अधिनियम 1995 में एक मील का पत्थर साबित हुआ। वक्फ बोर्ड के बारे में खास बात एक यह भी है कि वक्फ की संपत्ति एक बार हस्तांतरित हो जाती है तो उसको दोबारा से वापस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये संपत्ति अल्लाह की हो जाती है, यानी गॉड की हो जाती है। उसको दोबारा से वापस नहीं किया जा सकता और इस संपत्ति पर कोई कभी भी कोई दावा नहीं कर सकता। भारतीय वक्फ बोर्ड दुनिया के सबसे शक्तिशाली वक्फ बोर्ड में से एक माना जाता है और भारत में तीसरी सबसे ज़्यादा संपत्ति रखने वाला संगठन है। सबसे पहले नंबर रेलवे है, दूसरा सशस्त्र बल है, तीसरे नंबर वक्फ बोर्ड है। इस तरह से भारत में लगभग 8.5 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है और बहुत बड़ी संस्था के तौर पर वक्फ बोर्ड देश में कार्य करती है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि मौजूदा वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 को सरकार क्यों लाई। सरकार का ये मानना है कि 1995 के अधिनियम में कुछ कमियां रह गई थी, उनको दुरुस्त किया जाए और वक्फ बोर्ड का संचालन सही तरीके से किया जाए। यह माना जा रहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के तहत लगभग 40 संशोधन वक्फ अधिनियम में किए जा रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ पॉइंट्स के बारे में हम जरूर बात करेंगे। नंबर 1, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा। वक्फ सर्वेयर का कार्य अब जिला कलेक्टर करेगा और जिला कलेक्टर सर्वे के माध्यम से तय करेगा कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, कौन सी संपत्ति वक्फ की नहीं है। वक्फ ट्रिब्यूनल का पुनः गठन किया जाएगा, जिसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा और वक्फ के निर्णयों को हाई कोर्ट में सीधे तौर पर चुनौती दी जा सकती है और एक सामान्य एक ट्रिब्यूनल के तौर पर यह कार्य करेगा।
नए अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी का मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। वक्फ करने वाला व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। वक्फ के अलावा ट्रस्टों के माध्यम से भी बंदोबस्ती की जा सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि सरकार द्वारा जो संशोधन किए गए हैं इनका मुस्लिम वर्ग द्वारा क्यों विरोध किया जा रहा है। इसलिए उस पर सिर्फ मुस्लिम वर्ग का अधिकार है। मुस्लिम वर्ग की संस्थाओं, खासतौर से जमीयत उलमाए हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आदि का मानना है कि सरकार मुस्लिमों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना चाहती है। इससे मुस्लिमों की स्वायत्तता कम होगी और अल्पसंख्यक वर्ग का नुकसान होगा। मुस्लिम इस बात का भी विरोध कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड चूंकि मुस्लिम संपत्ति होती है तो उससे मुस्लिम स्कॉलर को हटाना पूरी तरह से गलत है। इस बिंदु का भी विरोध हो रहा है कि दानकर्ता को कम से कम 5 साल का मुस्लिम होना जरूरी है। यह पूरी तरह से स्पष्ट है और इसको मुस्लिम वर्ग इसकी आलोचना कर रहा है। इस तरह से वक्फ बोर्ड का मामला राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर जटिल बना हुआ है। आज हमने इस बारे में आपसे चर्चा की और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे लाभ हुआ होगा। धन्यवाद।